तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बीएचयू स्टडी कैपिटल पे। जैसा कि हम लोग का जो एमए पॉलिटिकल साइंस का जो बैच है वो 2 साल से चल रहा है बीएचयू स्टडी कैपिटल पे। आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का एक अलग से पेपर होता है जेएनयू में, और ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अभी रिसेंट में एक नया पेपर जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उभर के आया है हमारे समक्ष। इस पे जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन पूरे विश्व में फैल रहे हैं, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की स्टडी, उनका क्या फीचर्स है, क्या उनकी चीज़ें रहती हैं, किस तरीके से उनको बनाया जाता है और कैसे वो वर्क करते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। उससे पहले बता दें कि हमारा जो 2 साल से एमए पॉलिटिकल साइंस का कोर्स चल रहा है बीएचयू स्टडी कैपिटल पे, हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए नंबर पे विपुल सर से बात कर सकते हैं। ये जो अभी लेक्चर्स मैं आपको दे रही हूँ वो डेमो लेक्चर्स है, जिसमें कि आप लोग को देखना है, समझना है कि कैसे हम लोग पढ़ाते हैं, आप लोग को क्या तरीका है हमारा, वो आप लोग देख लीजिए। क्योंकि कई बच्चों की क्वेरी रहती है कि कैसे हम जाएंगे तो पढ़ेंगे, तो उस क्वेरी को आप लोग ख़त्म कर सकते हैं। देन अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप सभी लोग, और आप जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है बीएचयू, डीयू, जेएनयू, उसको क्रैक करना चाहते हैं, तो आप बीएचयू स्टडी कैपिटल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि हम लोग आप लोग को लाइव क्लासेस, सिंपल स्टडी मटेरियल आपके हर एक स्टूडेंट पे फोकस करते हैं। एंड दूसरा, टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट, आपका 10 प्रैक्टिस सेट, और उसके बाद जो हम एनटीए यूजीसी नेट का जो एमए पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करवाते हैं। एंड अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं जो कि काफ़ी टफ रहते हैं, जिनको कि समझना मुश्किल रहता है, उन सभी चीज़ों को, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं। इवन आपसे भी हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोग उन सभी का जवाब दें। ठीक है, तो जिनको भी कोर्स ज्वाइन करना हो वो दिए गए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप लोग रिंग कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तो बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसे आप क्या समझते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन वो है जो कि एक तरीके से सभी जितने भी देश हैं उन सभी को संगठित करने का एक तरीका है। ठीक है, एक ऐसा फोरम है जहाँ पे सभी देश जो है वो एक जगह आके बातचीत करते हैं, समझौते करते हैं, जो उनको कुछ नए सबमिट्स करने रहते हैं, किसी मुद्दे पे बात करनी रहती है। क्लाइमेट चेंज हो गया, टेररिज्म हो गया, जो उभरते हुए डिजीजेस हैं, कोविड है, कोरोना वायरस जो अभी इतनी बड़े रूप में, भयानक रूप में फैला, उसमें भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे वो ऑनलाइन उन लोग के सबमिट्स हैं, डिजिटली उन्होंने जो मुद्दे हैं उन पे बात करने की कोशिश की। तो ये क्या है, ये एक ऐसा फोरम है जहाँ पे पूरा जो विश्व है वो कनेक्टेड होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम लोग स्टडी करेंगे, कहाँ पे उनके हेडक्वार्टर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे जिनको आप ध्यान देंगे। मैं सही कह रही हूँ? अगर इस पीडीएफ को आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है, आइए देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट है हमारा द एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। एशियन डेवलपमेंट बैंक प्राइमरी मिशन टू इज टू फोस्टर ग्रोथ एंड कॉपरेशन अमंग कंट्रीज इन द एशिया पैसिफिक रीजन। जो एशिया पैसिफिक रीजन की जो कंट्रीज है उनके बीच आप देखिए तो कॉपरेशन, सहयोग और ग्रोथ, यानी उनको कैसे बढ़ाना है, उनकी कैसी बढ़ोतरी करनी है, उनका जो रीजन्स है, कौन कौन से रीजन में उनकी कमजोरी आ रही है, या फिर क्या चीज़ें हैं जो बहुत कमज़ोर है, पॉलिटिकली वो कहाँ पे कमज़ोर है, इकोनॉमिकली क्या कमज़ोर है, गरीबी, भुखमरी या फिर जो ऐसी चीज़ें, उन पे ये लोग काम करते हैं। एंड सहयोग, एक दूसरे जो देश है वो सभी एक दूसरे से सहयोग करके कार्य करने की भूमिका रखते हैं। जनरली जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं उनका अगर आप पर्सपेक्टिव देखेंगे तो वो सहयोग पे ही टिके हुए हैं। ठीक है, अगर कोई एक कंट्री का सहयोग हटता है तो धीरे धीरे वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस क्या है वो टूटते जाएंगे। एक कंट्री का हटा, दूसरी कंट्री का हटा, तीसरी कंट्री का हट जाएगा, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द एडीबी रिलाइज ऑन मेंबर्स कंट्रीब्यूशन, retain earnings from lending and the repayment of the loans for funding of the ऑर्गेनाइजेशन। एक तरीके से जो मेंबर्स हैं वो सभी कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें, और उसके थ्रू जो मेंबर्स जब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो जो दूसरे कमज़ोर जो मेंबर्स हैं उनको लोन्स दिए जाते हैं, या फिर उनको कैसे फिर वापस लेना है उसका एक इनके पास तरीका रहता है।
फिर से भैया, ओके, इसके तरीका रहता है। ओके, तो इसका एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ है, कब इसकी शुरुआत हुई, 19 दिसंबर 1966 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मलीना, फिलीपींस में। प्रेसिडेंट इसके क्या है, टेकी टेके हिको नकाओ है, एडीबी के। तो ये थी। अभी रिसेंट में क्या है, तो रिसेंट लोन एग्रीमेंट्स विथ इंडिया, जो इसके जो अभी रिसेंट लोन एग्रीमेंट जो इंडिया के साथ हुए हैं, वो कहाँ कहाँ पे किस जगह पे हुए वो देखेंगे। तो $85 मिलियन फॉर ओडिशा स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए किया गया है। देन $200 मिलियन जो है फॉर बिहार स्टेट हाईवे थर्ड प्रोजेक्ट के लिए किया गया है। $105 मिलियन फॉर हाइड्रो पावर ट्रांसमिशन इन हिमाचल प्रदेश, उसके लिए लिया गया है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम NERUDP के लिए हैज बीन टेकन अप विद द फाइनेंशियल असिस्टेंट फ्रॉम एडीबी के साथ जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट करके वो जो लोन है वो लिया गया है, और वो उस पर जो एडीबी है उसने इंडिया की हेल्प की है। तो इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप किस लिए होता है कि वो एक दूसरे की हेल्प कर सके और ग्रोथ में सहयोग कर सके। देन रिपोर्ट्स पब्लिश बाय एडीबी, मतलब कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन देंगे तो हर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स पब्लिक होती हैं। क्या वो अपनी पब्लिश करते हैं वो कौन सी रिपोर्ट्स, तो एडीबी का है। तो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जो है उसके थ्रू एडीबी जो है वो अपनी जो रिपोर्ट्स है वो पब्लिश करती है, जिसमें कि कौन सी कंट्री को कितना लोन दिया गया, किस प्रोजेक्ट पे काम किया गया, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि उसने कहाँ कहाँ पे उसके ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि उसने कहाँ कहाँ पे लोन दिया, किस कंट्री को आगे बढ़ा, और कैसे वो कंट्री है वो उस अपने ग्रोथ लेवल को पकड़ पाई है कि नहीं पकड़ पाई है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स का आप देखेंगे तो ब्रिक्स के जो नाम है उसी में आप लोग देख जाएंगे कौन कौन सी इसमें कंट्रीज है। तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स का जो नाम है उसी में जो कंट्रीज है वो सभी उसमें इन्वॉल्व है। उसके एक एक लेटर से, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका, इज द क्रैमन कॉइन फॉर एन एसोसिएशन ऑफ 5 मेजर इमर्जिंग नेशनल इकोनॉमीज, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये जो इमर्जिंग नेशंस है हमारे अभी टाइम में अगर देखा जाए तो अमेरिका के बाद रशिया जो है सबसे ज़्यादा, अगर डेवलपिंग कंट्रीज इकोनॉमिक लेवल पे कौन कौन है तो इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, साउथ अफ्रीका। जो एक तरीके से देखा जाए तो ये दूसरे लेवल पे अभी दूसरे पायदान पे आने वाली है, क्योंकि यूरोप भी जो है तो यूरोप भी अभी उतना क्या कहते हैं उसके पास भी कुछ अपनी संकट है जो जिनसे वो निपटता रहता है। तो इसमें अभी इमर्जिंग जो इकोनॉमिक कंट्रीज है वो यही है, तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जिसमें कि साउथ अफ्रीका होस्टेड द 10th ब्रिक्स summit in July 2018. Brazil hosted the BRICS summit in 2019. The BRICS Forum is an independent international organization encouraging commercial, political, cultural cooperation between BRICS nation. ध्यान रखिएगा कभी कभी टेस्ट में पूछता है, ये पूरा आप लोगों से पूछ देगा कि आखिर जो ब्रिक्स है वो किस लिए काम करता है। ठीक है, ये थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है जो कि पूछता है कि आखिर किस चीज़ को एनकरेज करते हैं, सिर्फ कमर्शियल एनकरेजमेंट करते हैं या फिर सिर्फ कल्चरल, क्योंकि जनरली हम लोग सोचते हैं कि इकोनॉमिक चीज़ों के लिए बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन, पर उसमें आप देखेंगे तो पॉलिटिकल जो है राजनीतिक तत्वों को कॉपरेशन बढ़ाने की, कल्चर जो कॉपरेशन है उसको बढ़ाने के लिए भी काम करते हैं। तो ये सब जो है ब्रिक्स नेशन के बीच में चलता है। नेक्स्ट है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एनडीबी, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा कहीं पे पूछ ले, क्योंकि जनरली शॉर्ट फॉर्म से हर कोई डरता है और शॉर्ट फॉर्म कहीं पे अपनाना भी नहीं चाहिए। एन डी
बी, ठीक है। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, फॉर्मली रेफर्ड टू एज द ब्रिक्स, एक तरीके से क्या है, इसको ब्रिक्स कहा जाता है, डेवलपमेंट बैंक है। इट इज ए मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश बाय द ब्रिक्स स्टेट, जो ब्रिक्स स्टेट्स है उसके थ्रू इसको एस्टैब्लिश किया गया है। एनडीबी सपोर्ट्स पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट्स, जो आपके पब्लिक है और जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स है उनको सपोर्ट करता है थ्रू लोन्स, लोन्स के थ्रू, गारंटी अगर आप किसी चीज के दे रहे हैं उसके थ्रू हो जाएगा। इक्विटी, इक्विटी जो है उसके थ्रू आपका होगा। देन पार्टिसिपेशन, अगर आप किसी चीज में सहयोग कर रहे हैं उसके थ्रू होगा। एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उसके थ्रू आपका जो लोन आप चाहते हैं तो लोन आपका हो जाएगा, लोन आपको मिल सकता है, ठीक है, या किसी भी तरीके का सहयोग है तो वो आपको मिल सकता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है संघाई चाइना, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर चाइना में है। देन नेक्स्ट जो है आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, ठीक है। इट इज ए मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, यानी हर तरीके से जो मल्टीलेटरल एक तरीके से कहा जाए तो सभी जगहों से ये क्या है, मिला हुआ है, ठीक है, हर एक डायमेंशन से ये मिला हुआ है। देन बैंक दैट एम्स टू सपोर्ट द बिल्डिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एशिया पैसिफिक रीजन, जो है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करना है, उनको सपोर्ट करने पे उसका जो मेन मोटिव क्या है आपका, जैसे कि इसका नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पे उन पे जो है ये इन्वेस्ट करता है जनरली, ठीक है। फॉर्मेशन इसका क्या हुआ, कब हुआ था, जुलाई 2016, ओपन फॉर बिजनेस। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, बीजिंग चाइना में है। प्रेसिडेंट इसके कौन है, जिन लिंक्यू। द थर्ड एनुअल मीटिंग ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक वॉज हेल्ड इन मुंबई इन 2018 में इसको हेल्ड किया गया। इसके जो रिसेंट जो लोन एग्रीमेंट है वो क्या है, $200 million टू ए नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के उनको बढ़ाने के लिए किया गया, जिसमें कि $140 million लोन टू इम्प्रूव रूरल कनेक्टिविटी इन मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश जो है उनके जो रूरल कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए लोन लिया गया। देन ये था आपका IIB का। नेक्स्ट है आपका सार्क। तो सार्क की जब हम बात करते हैं तो सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, इसका भी आप देखिए तो फुल फॉर्म आप लोग ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज ना हो। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, हम भूल जाते हैं कि रीजनल कॉर्पोरेशन जो है क्षेत्रीय सहयोग जो है उसको हम लोग भूल जाते हैं जनरली कि आर क्या होगा, आर कुछ और भी हो सकता है, ये हम लोग के दिमाग में चलता रहता है। तो द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोमोट्स डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड रीजनल इंटीग्रेशन इन साउथ एशिया। जो साउथ एशिया के जो नेशंस है उनके बीच क्या एक तरीके से सहयोग बढ़ाने की ये लोग बात करते हैं, उनके कल्चर को डेवलप करने की बात करते हैं। एंड जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक लेवल पे कैसे एकता जो है, एकता को बढ़ाने की जो बात करती है साउथ एशिया में चलती है, ठीक है। सार्क वॉज फाउंडेड इन ढाका ऑन 8 दिसंबर 1985 में होता है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, काठमांडू नेपाल में। मेंबर्स इसके कौन है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान, श्रीलंका। अफगानिस्तान जो इसका मेंबर है वो बाद में जुड़ा, उससे पहले आपका बांग्लादेश था, भूटान है, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। अफगानिस्तान 2008 में जो है वो इसमें ज्वाइन हुआ। सेक्रेटरी जनरल इसके कौन है, अमजद हुसैन बी सील है। फर्स्ट इंडियन सेक्रेटरी जनरल इन सार्क जो थे कांत किशोर भार्गव जो थे वो बने थे 1989 टू 91 तक। 2019 में सार्क समिट विल बी हेल्ड इन कोलंबो श्रीलंका में हुआ है। अभी जो रिसेंट में जो चीज़ें हैं सार्क के बीच बहुत ज़्यादा उतनी अच्छी नहीं चल रही, बिकॉज इसमें पाकिस्तान का जो इन्वॉल्वमेंट है एक तरीके से बहुत ही ख़राब है। और क्योंकि पाकिस्तान एक तरीके से क्या करता है कि उसका जो टेररिज्म का जो मुद्दा है
और अभी बीच में जो ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पुलवामा जो अटैक हुआ, उसके थ्रू जो इंडिया ने एक तरीके से विड्रॉ किया है। और कई कई जितने भी अभी समिट्स हो रहे हैं उसमें हमेशा जो इंडिया अभी क्या कर रहा है, उनसे कुछ भी बातचीत नहीं, एक तरीके से कोल्ड जो बिहेवियर रहता है वो उसने पाकिस्तान की तरफ अपना लिया है, और जो कि ज़रूरी भी है क्योंकि इतने समय से समझाया जा रहा है पर वो उनको समझ नहीं आ रहा। तो कोई भी देश जो है उनको एक कठोर कदम उठाना चाहिए ऐसे देशों के प्रति जो कि बात ना समझे। तो ये अभी ये प्रॉब्लम चल रही है। और उसी के साथ साथ अभी बांग्लादेश जो भी है, बांग्लादेश के साथ भी चलता है, जो तीस्ता नदी समझौता है उस पर चलता है। और क्योंकि चाइना जो है, चाइना हमेशा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है नेपाल को, बांग्लादेश को और पाकिस्तान को। इस वजह से भी इंडिया को क्या कहते हैं, इंडिया के साथ हमेशा प्रॉब्लम आती है। सार्क में आप देखिएगा तो सार्क में हमेशा जो इंडिया है, इंडिया को एक तरीके से इंडिया जो है, सार्क के जो नेशंस है वो क्या मानते हैं इंडिया को, एक तरीके से बिग ब्रदर, क्योंकि इसकी एक भौगोलिक जो छवि है वो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, भौगोलिक रूप से ये सबसे बड़ा है। ठीक है, और इतना बड़ा ये लोकतंत्र है जिसमें कि पूरी हर जगह से इसने क्या कहते हैं, इसके आसपास ये सभी छोटे छोटे देश है। तो जो इंडिया की जो भूमिका हो जाती है वो बिग ब्रदर वाली हो जाती है, जो सभी पे जो नहीं आता, सभी जैसे भाई होते हैं तो वो भी सभी छोटे जितने भी भाई बहन रहते हैं उन सभी पे अपना वो क्या कहते हैं देख रेख वो करते रहते हैं। तो इस तरीके से इंडिया की भी जो एक छवि बनी हुई है, और ऐसा जो बाकी देश है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, ये लोग मानते हैं कि इंडिया क्या है करता है, बिग ब्रदर के रूप में हमेशा हम पे दबाव भी बनाने की कोशिश करता है। तो इस वजह से भी सार्क जो है उतना अभी सक्सेसफुल जितना होना चाहिए उस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन बन के नहीं उभरा है। देन बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक जो है, तो बिम्स्टेक स्टेट्स आर अमॉन्ग द कंट्रीज डिपेंडेंट ऑन द बे ऑफ बंगाल। एक तो इस बे ऑफ बंगाल पे जो डिपेंडेंट है उन सभी कंट्रीज के लिए। फाउंडेड इन 1997, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, ढाका, बांग्लादेश। मेंबर्स इसके कौन है, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल। तो इसका भी देख सकते हैं कि जितने इसमें नेशंस हैं, बिम्स्टेक, बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार, एस फॉर श्रीलंका, टी फॉर थाईलैंड, बी फॉर भूटान एंड एन फॉर नेपाल। इसको भी एक तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें आप याद करने के लिए आप लोग के लिए काफी ये इजी हो सकता है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है आपका, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, IRENA, supports countries in their transition to a sustainable energy future and serve as the principal platform for international cooperation, a center of excellence and a repository of policy, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल नॉलेज ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। एक तरीके से देखा जाए तो आज के टाइम पीरियड पे जो एनर्जी है, एनर्जी का जो खपत है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो दोबारा से जो एनर्जी है वो कहाँ से हम लोग उसको जनरेट करेंगे, इतनी ज़्यादा अगर खपत होने लगेगी, संसाधन जो है वो की इतनी मात्रा में उनका उपयोग किया जाएगा तो कैसे उन सब की भरपाई की जाएगी। तो उसके लिए कोशिश किया जाता है कि सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है, जो सस्टेनेबल एनर्जी जो है, सतत ऊर्जा है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे समक्ष आया है कि हम लोग उतना ही उपयोग करें जितने की ज़रूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उसको क्या कर सके, उसका लाभ उठा सके। तो इसका फाउंडेड इन 2019, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात, UAE में है। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ इरेना, इंडिया जो है इसका मेंबर है अभी इस ऑर्गेनाइजेशन का। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, अभी बहुत ही ज़्यादा आप देखेंगे इजराइल और रशिया का जो अभी चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, उसमें नाटो का फिर से बहुत ज़्यादा ही उसकी जो भूमिका इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक
जो नाटो की, अमेरिका जो है नाटो में जो कंट्रीज है उनको मेंबर बनाने के लिए बहुत ही अलग अलग तरीके के दबाव जो रहता है, प्रेशराइजेशन जो रहता है, उसको वो करने की हमेशा कोशिश करता है। और रशिया और यूक्रेन के बीच में वो किस तरीके से अपनी जो डिप्लोमेसी है, जो उसकी कूटनीति है, आप लोग अगर उसके पीछे की अगर कूटनीति जो समझ रहा है वो जान रहा है कि अमेरिका अभी किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत चालाकी से पहले वो यूक्रेन को सहयोग देने की बात कर रहा है, फिर तुरंत वो पलट जा रहा है। एंड अपने जो आर्म्स है, क्योंकि अगर अमेरिका की, कुछ लोग सोचेंगे कि अमेरिका की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, पर नहीं। अमेरिका में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है एक तरीके से। मंदी का एक बहुत बड़ा अभी जो आप देखेंगे तो दौर अभी वहाँ पे भी शुरू होगा, इंटरनली जो है, इंटरनली वहाँ पे अभी शुरू होगा, क्योंकि धीरे धीरे वो जो उसका जो स्ट्रॉन्ग पावर है वो गिर रहा है। पर इस चीज़ से वो बचने के लिए उसने क्या किया है, क्योंकि मंदी क्यों बढ़ी है, क्योंकि उसने इतने आर्म्स कलेक्ट किए, आर्म्स का डेवलपमेंट किया, बना रहा है वहाँ पे, और अब उन आर्म्स को बेचने के लिए उसने क्या किया, एक नया सा जो युद्ध है देशों के बीच में करवाने की जो होड़ लगी है वो फिर से अभी शुरू कर रहा है, ताकि उसको एक तरीके से बेनिफिट मिले। तो अमेरिका हर तरीके से ये कोशिश करता है। तो नाटो जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, the organization implements the North Atlantic Treaty that was signed on 4th April 1949. 1949 में हुआ। NATO consists a system of collective defense whereby its independent member states agree to mutual defense response to an attack by external party। यहाँ पे देखिए इन लोग का क्या पर्सपेक्टिव है, सोचना क्या है कि नाटो का क्या है कि इनका एक तरीके से कलेक्टिव रूप से हम क्या करेंगे, एक डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में काम करेंगे। अगर कोई भी दूसरा स्टेट अगर इन सभी स्टेट्स पे के किसी भी मेंबर पे अगर हमला कर रहा है तो म्यूचुअली ये क्या करेंगे, उस अटैक को के लिए अपना क्या कहते हैं, अटैक को अटैक, अगर वो अटैक हो रहा है तो वो तुरंत उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। इस तरीके का इनका है। एक सवाल है यहाँ पे कि 4 अप्रैल 1949 पर में नाटो का हुआ, वार्सा पैक्ट जो है वो कब बना और किसने उसको बनाया? अगर जिन लोगों को इसका जवाब पता हो तो प्लीज बताइएगा आप लोग, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। 29 कंट्रीज इंक्लूडिंग फ्रांस, इटली, बेल्जियम एक्सेट्रा, ये सब इसमें है। इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ नाटो। क्यों इंडिया इसका मेंबर नहीं है? अब ये यहाँ पे सोचने वाली बात है, क्योंकि जब 1945 में एक तरीके से जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है तो जो पूरा विश्व है वो दो ध्रुवों में बढ़ जाता है। वो दो ध्रुव क्या है? अमेरिका एंड यूएसएसआर। उस टाइम पे जो इंडिया की नीति रहती है वो क्या रहती है? नॉन अलाइनमेंट की, ठीक है। इंडिया क्यों इसका मेंबर नहीं है? बिकॉज ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये एक आंदोलन चला था जिसमें कि ये वो देश है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में, गुटनिरपेक्ष राष्ट्र इन सभी को कहा जाता था, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे गुटनिरपेक्ष राष्ट्र था जो कि किसी भी जो ध्रुव है उसमें मिलके नहीं, एक स्वतंत्र रूप से एक अपना इन्होंने अलग संगठन बनाया कि हम स्वतंत्र रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है। जैसे अभी इस टाइम पे इंडिया क्या है, वो न्यूट्रल है। वो रशिया से क्रूड ऑयल भी खरीद रहा है, पर उसने यूएन में रशिया के जो जिस तरीके से उसने वहाँ पे अटैक किया है बहुत बुरे तरीके से, उस पर उसने अपना व्यू भी जताया। दूसरा, वो यूक्रेन में जो मेडिसिन है उनकी सप्लाई भी कर रहा है। एक जो ह्यूमन राइट्स का सवाल उठ रहा है इंडिया पे, तो उसको एस जयशंकर ने बहुत अच्छे से जवाब भी दिया कि इंडिया की जो मेडिसिन है, अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं और इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया अभी मेडिसिन वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहा है। जो भी सहयोग है अपने तरीके से फूड सिक्योरिटी पे जो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको भी निपटाने के लिए इंडिया एक तरीके से सहयोग कर रहा है। तो आप लोग जो इंडिया पे जो सवाल उठा रहे हैं रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने का, वो एक तरीके से गलत है। और दूसरी बात, जो अभी तो क्या कहते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, पर यूरोप जो है, यूरोप तो अभी क्या कहते हैं, हर एक तुरंत अभी एक एक घंटे में खरीदता ही रहता है उतना ऑयल। तो आप कोशिश करिए कि उस पर ध्यान दीजिए, इंडिया पे नहीं। तो इंडिया की जो न्यूट्रल पॉलिसी है वो आज से नहीं, 1945 से ही बनी हुई है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो उसका स्टैंड है वो हमेशा से रहा है, और तो इस वजह से जो इंडिया है वो इसका मेंबर नहीं है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन,
देन अब हम बात करेंगे आसियान की। आसियान जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है उनका एक तरीके से ये एसोसिएशन है, जिसमें कि इट प्रमोट्स इंटरगवर्नमेंटल कॉपरेशन एंड फैसिलिटीज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशन, सोशियो कल्चर इंटीग्रेशन अमॉन्ग इट्स मेंबर्स एंड अदर कंट्रीज इन एशिया। जितने भी आपके इंटर गवर्नमेंट जो कॉपरेशन है, इंटर गवर्नमेंटल जो फैसिलिटीज़ हैं, जो इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, सिक्योरिटी, सुरक्षा, मिलिट्री, एजुकेशनल, सोशियो कल्चरल इंटीग्रेशन अमॉन्ग इट्स मेंबर्स एंड अदर कंट्रीज, जितने भी इसके मेंबर्स हैं उन सभी में इस तरीके के सहयोग को बढ़ाने की ये बात करता है, जिसमें कि राजनीतिक, सुरक्षा और सैनिक, शैक्षिक एंड सामाजिक और सांस्कृतिक जो एकता है उनको बढ़ाने की ये बात करता है। और इस तरीके से ये सहयोग को अपने बढ़ाने पे बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ आसियान। आसियान का ये जो इंडिया है वो मेंबर नहीं है अभी। देन हम बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। ISA का क्या रोल है देखिए। तो अलायंस ऑफ मोर देन 121 कंट्रीज, मोस्ट ऑफ देम बीइंग sunshine countries which come either completely or partly between the Tropic of Cancer, जो Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn के बीच आती हैं, launched by India at the India African Summit and a meeting of okay, तो इसके 121 कंट्रीज जो है वो मेंबर्स हैं, अलायंस है, ठीक है। तो लॉन्च किया था इसको इंडिया ने कब? इंडिया अफ्रीका समिट में, एंड ए मीटिंग ऑफ मेंबर्स कंट्रीज अहेड ऑफ 2015 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन पेरिस इन नवंबर 2015। इसके थ्रू इसको जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसको बढ़ाया गया था, ताकि जो क्लाइमेट पे अभी देखिए क्लाइमेट जो है उसकी जो क्षति पहुंच रही है एक तरीके से, हमारा जो हर जगह देखिए कुछ जंगलों में आग लग जा रही है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, और इतनी जो ग्लोबल वार्मिंग की जो सिचुएशन बहुत एक बड़े लेवल पे फैल रही है, ओजोन लेयर का अभी जो संकट फैल रहा है, उन सभी से निपटने के लिए ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस किया गया, जिसके थ्रू जो कॉपरेशन है क्लाइमेट चेंज जो है उसको बहुत ही थोड़ा कम किया जाए, ठीक है। जो इतनी क्लाइमेट जो है जलवायु परिवर्तन बहुत जल्दी हो रहा है उसको बहुत ही न्यूट्रल करने की बात की गई है, जिसमें कि फाउंडेड इन 2019, इसको शुरुआत हुई थी 2015 में गुरुग्राम, इंडिया में। इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ ISA। जो इंडिया है 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो शुरुआत की, और इंडिया ने इसको शुरुआत किया किस वजह से? ताकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो इतनी क्षति हो रही है उसको रोका जाए और उस पर कुछ निर्णय किया जाए, जिसमें कि सन के थ्रू जो एनर्जी है वो उसको हम लोग क्या करेंगे? जनरेट करेंगे और हम उस एनर्जी को यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जो कंट्रीज जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती हैं उनका ये ऑर्गेनाइजेशन है, एस्टैब्लिश इन 1960s। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे? वियना, ऑस्ट्रिया में। इसकी जो रिपोर्ट पब्लिश होती है ओपेक की वो क्या होती है? वर्ल्ड ऑयल आउटलुक। वर्ल्ड ऑयल आउटलुक के तहत जो भी जिन भी कंट्रीज को ये ऑयल खरीदते हैं या फिर जो भी इनका परचेजिंग रहता है या फिर कहाँ से इनको कितना प्रॉफिट होता है, कहाँ से कौन सी कंट्रीज का कितना इन्वॉल्वमेंट है, उसको ये लोग अपना उसमें पब्लिश करते हैं। देन अब आइए यूरोपियन यूनियन पे, ठीक है। यूरोपियन यूनियन क्या है? ये कब बना? तो फाउंडेड इन 1 नवंबर 1993। यूरोपीय यूनियन उन सभी यूरोपीय देशों का संगठन है जो कि
एक सहयोग और एक इकोनॉमिक लेवल पे सांस्कृतिक रूप से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते। इनका जो आप लोगो भी देखेंगे तो क्या है, वो बहुत ही यूनिक सा है और हमेशा संगठित रहने की जो बात ये लोग करते हैं और सहयोग की जो इनकी क्षमता है वो बहुत ही बड़ी है। यूरोपियन यूनियन सहयोग के लिए बहुत जाना जाता है और अपने फोकस, अपनी जो इनकी जो इंटरनल पॉलिसी उन पे बहुत ज़्यादा ये लोग फोकस्ड रहते हैं। देन ट्रीटी ऑफ मैस्क्रिच established the European Union in 1992। 1992 में ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट के थ्रू इसको स्टैब्लिश किया गया। रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम हैज इनिशिएटेड ए प्रोसेस फॉर विड्रॉइंग फ्रॉम ईयू। ठीक है, ईयू से जो निकलने के लिए इसने क्या किया, कोशिश की है, बट वो क्या कहते हैं, चीज़ें अभी ठीक हो सकती हैं आगे चल के। देन हेडक्वार्टर इसका क्या है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। मेंबर्स इसके हैं 28 यूरोपियन जो कंट्रीज है वही हैं। इंडिया इज ए नॉट ए मेंबर ऑफ ईयू। ईयू का जो इंडिया है वो अभी मेंबर नहीं है। ठीक है, अब हेडक्वार्टर एंड सिटीज की बात करेंगे। ठीक है, तो हम अभी इसमें हेडक्वार्टर्स एंड सिटीज में क्या करेंगे, एक कुछ सिटीज का हम लोग नाम लेंगे और उसमें वहाँ पे कौन कौन से हेडक्वार्टर्स है उसको हम लोग देखेंगे। तो न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क में कौन कौन सी जो कंट्रीज के कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं, तो यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है उसका है। यूनिसेफ जो है इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा। देन वॉशिंगटन डीसी में किसका है, तो वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक एंड मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक एंड मॉनेटरी फंड जो है, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये दोनों जो हैं आप देखे जाए तो ये दोनों किसके हैं, किस वजह से ये निकले थे, तो ये ब्रेटन वुड जो सिस्टम है, ब्रेटन वुड सिस्टम की देन है आपके वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसमें कि वर्ल्ड बैंक जैसा कि मैंने कहा कि मेनली ये जब लोन देता है तो फोकस किस पे करता है, कल्याण पे फोकस करता है, डेवलपमेंट पे फोकस करता है, वेलफेयर पे फोकस करता है। एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है, उसका जो मेन पर्सपेक्टिव क्या है, वो मुद्रा पे, अगर आप उसको उसके लोन को एक टाइम पे क्या कहें नहीं दे रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ कठोर कदम आपके तरीके से पहुंचाता है। और वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को जो के पीछे की जो शक्ति है वो मेनली अमेरिका है। और अगर आप लोन नहीं दे रहे हैं तो एक तरीके से अमेरिका भी इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू क्या करता है, अपना जो प्रभाव है वो जो बाकी के देश है उन पे फैलाने की कोशिश करता है। एक जो है कोर पेरीफेरी का जो एक हम लोग पढ़ते हैं कभी कभी, तो इसमें जो कोर कंट्रीज जो अमेरिका है वो हमेशा पेरीफेरी और सेमी पेरीफेरी जो कंट्रीज हैं उनको हमेशा कोशिश करता है दबाव बनाए, और सेमी पेरीफेरी को भी वो एक्सप्लॉइट करने की पूरी पूरी तरीके से कोशिश करता ही है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे वियना, ऑस्ट्रिया में कौन कौन सी है, तो ऑस्ट्रिया में आप देखेंगे तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वियना ऑस्ट्रिया में है। इंटरनेशनल नारकोटिक्स बोर्ड जो है, नारकोटिक्स बोर्ड आप सभी लोग जानते होंगे किस चीज़ के लिए होता है, नशा वगैरह जो होता है उसके लिए होता है, ड्रग्स वगैरह के जो सप्लाईज होते हैं उस पे जो इंटरनेशनल जो आप देखेंगे जो इधर से उधर जो इलीगल ट्रांसपोर्टेशन होता है ड्रग्स का, कोई भी तरीके का ड्रग्स हो, कोकेन हो गया, इन सब चीज़ों पे जो तो उसके लिए बना है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, जो वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से। देन वियना ऑस्ट्रिया में क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम का भी हेडक्वार्टर है, ये यूनाइटेड नेशंस का है ऑफिस है यहाँ पे। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं बेल्जियम ब्रुसेल्स में क्या है। ठीक है, तो बेल्जियम ब्रुसेल्स में आपका जो
इस जगह पे, इस सिटी में कौन सा है, तो वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन यूरोपीय यूनियन का है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो जो है, रुक चाहिए, नाटो जो है, नाटो का एक तरीके से इसका जो हेडक्वार्टर है वो यहाँ पे है, बेल्जियम ब्रुसेल्स में। एंड वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन जो है उसका यहाँ पे है। नेक्स्ट आपका हम लोग देखेंगे भैया, नहीं, हेग यानी नेदरलैंड में क्या है, तो नेदरलैंड में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि मैंने आप लोग को बताया कि अगर कहीं पर भी इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई कार्य कर रहा है तो उस पे कौन, आप जैसे कि दाऊद इब्राहिम है, तो दाऊद इब्राहिम जो है उसके जितने भी एक तरीके से किया गया है उसने, तो उसका कहाँ पे निर्णय लिया जाएगा। उसने जो अभी टेररिस्ट अटैक करवाए हैं पाकिस्तान में है, उसके इतने आर्मी, पाकिस्तान के आर्मी स्कूल तक में उसने, उसके जो आतंकवादी संगठन है, हर तरीके से वो इतने आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट कर रहा है। तो वो आतंकवादी संगठन क्या कर रहे हैं, उसका, उन आतंकवादी संगठनों का तो कोई एक जगह है नहीं कि जहाँ पे वो लोग अपना आतंक फैलाएंगे। इंडिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, जितने भी यूरोप के जो देश है, अभी आप देखेंगे यूरोप में भी बहुत बड़े लेवल पे फैल रहा है, पेरिस हो गया, इवन फ्रांस हो गया, उनमें है। अमेरिका में जो अभी, अमेरिका में जब हमला हुआ था उसके वहाँ पे वॉशिंगटन डीसी पे, उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हमला हुआ था, तो इसमें क्या है कि एक तरीके से उन सभी का कहाँ पे, उन सभी लोगों का जो इतनी वर्ल्ड लेवल पे टेररिज्म फैला रहे हैं, तो उनका कहाँ पे मुकदमा चलेगा, तो उनका चलेगा आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, या फिर कोई भी कोई फ्रॉड हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे उसका भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स जो है, OPCW, जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, जो केमिकल वेपन्स जो है उन सभी को रोकने के लिए एक जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, क्योंकि बिकॉज ऑफ केमिकल्स आप नहीं जानते किस पे कैसा प्रभाव पड़ेगा। केमिकल्स की वजह से हमारी आने वाली कितनी बड़ी जो पीढ़ियां हैं वो प्रभावित हो सकती हैं। बच्चों का जो है अल्प विकसित जो अंग है वो हमारे समक्ष आ जाता है, वो पूरी तरीके से विकसित नहीं होते हैं माँ के पेट में। तो उन सभी चीज़ों को, उन केमिकल वेपन्स को रोकने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, क्योंकि आप वेपन से किसी को चोट लग रही है आप उसको ठीक कर सकते हैं, पर केमिकली जब आपके जीन में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उस तरीके से पूरी जीन बर्बाद हो सकती है। उन सभी चीज़ों को रोकना बहुत ज़रूरी है। देन जेनेवा स्विट्जरलैंड में कौन कौन सी है, तो आइए, काफ़ी इसका बड़ा है, तो आइए, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, WHO, अभी WHO का बहुत अच्छा खासा वो चल रहा है, क्या कहते हैं, सर्वे चल रहा है कि कहाँ पे कितनी कोविड की जो वैक्सीन्स हैं वो फैली हैं, कितनी कोविड वैक्सीन्स हो चुके हैं। अभी रिसेंटली अभी बनारस में भी अभी चल रहा है कि क्या है, अभी कितने, अभी कितने वैक्सीन्स लग चुके हैं, तो वो WHO का हर जगह अपना चलता रहता है, ठीक है। देन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। WTO को पहले क्या कहा जाता था, ये है WHO। देन यहाँ पे आ जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1995 में बना था। इससे पहले इसको क्या कहा जाता था, गैट कहा जाता था, ओके, गैट कहा जाता था। देन अनकैड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, आपका ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे, जो व्यापार है और जो विकास है उस पे जो चीज़ें की जाती थी, जो कॉन्फ्रेंसेस किए जाते हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है इसका हेडक्वार्टर। तो ये यहाँ पे इतने हेडक्वार्टर्स हो गए जेनेवा के। अब आते हैं रोम इटली में। रोम और इटली की रोम और इटली वाली सिटी में क्या क्या है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है यहाँ पे, फूड एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, दो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका देखते हैं
सांघाई सांघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बीजिंग चाइना। सार्क का कहाँ पे है? सांघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? बीजिंग चाइना में। सार्क का आप लोग देख जान चुके हैं, काठमांडू नेपाल में है। सार्क का एक यूनिवर्सिटी भी चलती है जो कि दिल्ली में है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में है। इसकी एक यूनिवर्सिटी चलती है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, जो कि जिसका कहाँ पे ये स्थापित है, उसका वो दिल्ली में स्थापित है। कभी कभी सवाल भी आता है कि उसकी जो सार्क के नेशंस के द्वारा जो यूनिवर्सिटी खोली गई है सहयोग को बढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे के नेशंस को समझने के लिए, तो वो कहाँ पे हुआ है वो यूनिवर्सिटी? तो वो दिल्ली में है। एंड अभी इसके फॉर्म्स भी आ गए हैं, तो 21 अप्रैल जो है इसका लास्ट डेट है, आप लोग फिल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो कोर्स चलता है वो सिर्फ आईआर का चलता है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस का चलता है। इंटरनेशनल रिलेशन से एमए एंड इंटरनेशनल रिलेशन से पीएचडी के फॉर्म्स जो जिन लोगों को भरने हैं वो लोग भर सकते हैं। देन इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो है वो अबू धाबी में है, यूएई। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि इंडिया के द्वारा फाउंड की गई है, तो उसका कहाँ पे है हेडक्वार्टर? गुरुग्राम, इंडिया में। आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता, इंडोनेशिया में है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं यूनेस्को। यूनेस्को जो है, यूनेस्को मेनली जो हेरिटेज है, जितने भी हेरिटेज वर्ल्ड के हेरिटेज है उनके लिए कार्य करती है, और उनको जो एक तरीके से उनके बेनिफिट, उनको विकास करने के लिए उनको कैसे आगे डेवलपमेंट करता है। क्योंकि जो हेरिटेज होते हैं उनकी साफ सफाई में, उनके जो कल्चर होते हैं उनको प्रिजर्व करने में कुछ ऐसी चीज जगह होती हैं जिनको कि बहुत बारीकी से उनको सफाई करनी रहे। जब आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर जब पढ़ेंगे तो उसमें किस तरीके से, किस शैली में बनाई गई है वो सभी इमारतें, क्या उनमें जो यूनिक जो फीचर्स हैं उन सभी को टेस्ट करके जो यूनेस्को है उनको एक वर्ल्ड हेरिटेज का नाम देती है, ठीक है। तो इसका जो है वो कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में है। इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लंदन, यूके में है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है वो नैरोबी में होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम नैरोबी में होता है। केन्या बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है वो बेसल, स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम जो है वो कोलंजी, स्विट्जरलैंड में। देन एशियन डेवलपमेंट आपका जो बैंक है वो मनीला में है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एशिया के डेवलपमेंट जो बैंक्स हैं उनके बारे में, एशियन जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनके बारे में पूछा जाता है। मनीला फिलीपींस जो है वहाँ पे है। देन न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो कहाँ पे है? सांघाई, चाइना में। एशियन डेवलपमेंट बैंक बीजिंग, चाइना में है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या क्या उनमें जो उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, क्या उनका मेन कॉन्सेप्ट रहता है, किसने उनको फाउंड किया, कब उनका फाउंडेशन हुआ। एक सवाल जो है वार्सा पैक्ट कब लागू हुआ, कब उसकी शुरुआत की गई, क्यों शुरुआत की गई, गुटनिरपेक्ष संगठन क्या है और गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है, उसकी भी हम आगे चल के बात करेंगे। एंड उसके कहाँ कहाँ पे समिट, जो अभी रिसेंट ही सभी देशों का जो समिट हुआ है, करंट जो नॉलेज है उसके लिए भी हम आगे क्लासेस लेंगे, डेमो क्लासेस में आप लोग के लिए किया जाएगा। एंड जो पूरे एक अच्छे लेवल पे आप लोगों को अगर पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, जो कि हम लोग अपनी क्लासेस में पढ़ाते हैं, तो आप लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग उस पर मैसेज कर सकते हैं। और कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कुछ भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ लोगों ने अभी कहा भी था मुझसे, एक मेरा इंटरव्यू था तो उसमें कि मैम 10 दिन में 15 दिन में कैसे हम लोग कोई बुक खत्म कर सकते हैं। तो अगर आप पूरे साल भर कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उस बुक को आप 15 दिन क्या 5 दिन में भी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ रिवीजन करना रहता है। ये कोई नहीं है कि आप नई बुक उठाए तो उसको 15 दिन में खत्म कर सकते हैं अगर आप में विल पावर है, अगर पढ़ने की क्षमता है। और मेरी पढ़ने की क्षमता ये है कि मैं दिन भर पढ़ती हूँ, ऐसा है मेरे। अगर सोने को और खाने को ना रहे तो वो भी एक नेसेसिटी है जो कि रहनी चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो एक पढ़ने की हर किसी की क्षमता रहती है।
और दूसरी बात, जितना हो सके उतना आप लोगों को, मेरा जो फोकस रहता है, आप लोग टेक्स्ट मटेरियल पे, पीडीएफ जो रहते हैं, शॉर्ट पीडीएफ रहते हैं, वो सिर्फ आप लोगों को एक रिवीजन के लिए रहते हैं, ठीक है। पर अगर आप लोग को सही में बेसिक पॉलिटिकल साइंस के जितने भी थ्योरीज है, कॉन्सेप्ट है, उसको जानना है, तो उसके लिए पीडीएफ बहुत ज़रूरी रहते हैं। और कुछ पीडीएफ बहुत महंगे रहते हैं। कोई भी एंड्रयू हेविड की जो बुक्स है, वो क्या कहते हैं, वो 4,000 की बुक नहीं खरीद सकता, 5,000 की बुक नहीं खरीद सकता, एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है वो नहीं खरीद सकता। तो हम लोग अपने कोर्स में उन सभी बुक्स को आप लोग को प्रोवाइड करवाते हैं, उनके जो लेटेस्ट एडिशंस है उनको प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम वो सब होते रहते हैं। इवन जो हिंदी इंग्लिश के कुछ बुक्स रहते हैं जिनको नहीं खरीद पाते, जैसे सुब्रत मुखर्जी की बुक है, वो उसके पीडीएफ्स आप लोग को दिए जाएंगे। देन जितने भी अदर जो बुक्स है, जो आपके जो उनके लेटेस्ट एडिशंस जो है, आप जब कोर्स ज्वाइन करेंगे तब किया जाएगा। उन बुक्स में देखिए, जब हम बात करते हैं बुक्स को पढ़ने की, बुक्स का कोई नाम आपको बताया जाता है, तो ये नहीं कहा जाता कि आप पूरी बुक्स पढ़िए। सिलेबस आपके पास है हमें पॉलिटिकल साइंस का, जो कि हम लोग देते हैं। जब कोर्स में जब बच्चा ज्वाइन करता है, स्टूडेंट ज्वाइन करता है, तो उसको सबसे पहले हम लोग सिलेबस समझाते हैं, क्योंकि अगर सिलेबस आप अच्छे से समझ ले रहे हैं तो पूरी चीज़ें आप लोग के लिए क्लियर हो जाती है। उस सिलेबस को समझने के बाद आपको क्या करना है, उस सिलेबस के थ्रू जो भी टॉपिक उसमें दिए हैं, उस बुक में से बस वही टॉपिक पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, बुक ओरिजिनल बुक से क्यों पढ़ना है? क्योंकि ओरिजिनल बुक में मेन जो फीचर्स है वो दिए रहते हैं। एमए में जब आप लोग आएंगे तो आप लोग को एक बुक नहीं, आप लोग को हजारों बुक से पढ़ना पड़ेगा, हजारों आर्टिकल्स से पढ़ना पड़ेगा। एक ऐसा टाइम आता है जब बुक्स में भी कोई चीज़ है, क्योंकि बहुत रीसेंट पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा क्या कहते हैं, कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट है जिसमें कि करंट की बहुत चीज़ें रहती है, करंट की चीज़ों पे बहुत फोकस करता है, और उस पर अभी तक कोई बुक्स नहीं लिखी गई हैं, कुछ सिर्फ आर्टिकल्स मिलते हैं। एमए सेकेंड ईयर में हम लोगों ने जनरली क्या किया है कि हम लोग ऑनलाइन जो आर्टिकल्स है उससे नोट्स बनाए हैं। जितने भी अभी कुछ साइट्स हैं उसके थ्रू हम लोग नोट्स बनाते हैं, जो कि साइट्स का नाम हम लोग अपने स्टूडेंट्स को बताते भी हैं, और वो लोग वहाँ से पढ़ते हैं, बेनिफिट होते हैं, ठीक है। ORF की जो साइट है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, वहाँ से आप लोग बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। जो जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो हम लोग भी वहीं से नोट्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब आर्टिकल्स आप लोग के साथ शेयर किए जाते हैं, बिकॉज बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत सिंपल तरीके से वो लोग समझाते हैं, एंड बहुत बड़ी बड़ी जो बातें रहती हैं वो बहुत छोटे लेवल पे वो लोग, ऐसी साइट्स हैं। तो एक टीचर का जो हमारा काम है वो यही है कि आप लोग को जितना हो सके उतनी आसानी से चीज़ें बताना। बाकी मेहनत का कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है, जितना हो सके उतना परिश्रम पे ध्यान दीजिए, हर एक चीज़ को कवर कीजिए। इवन मैं कहती हूँ कि अगर आपको बीए का कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो आप एमए लेवल की चीज़ें पढ़िए, ठीक है। एमए क्रैक करना है तो यूजीसी नेट का लेवल की चीज़ें पढ़िए। तो ये है। तो जिन लोगों को भी इंटरेस्टेड हो, जिन लोगों को भी कोई क्वेरी हो, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।